कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो ये डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में कार्य, ऊर्जा और शक्ति हमारा चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में अब हमने कार्य पढ़ लिया है, ऊर्जा भी थोड़ी बहुत पढ़ ली है, मतलब गतिक ऊर्जा के बारे में बातें कर ली थी। अब हमें आगे बढ़ना है और हमें इसी में स्थितिज ऊर्जा पे और थोड़ी चर्चा करेंगे आज की क्लास में, और भी कुछ संरक्षी, असंरक्षी और केंद्रीय बलों के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद में हम आने वाले समय में शक्ति पर बात करेंगे। काफी बढ़िया, काफी बड़ा और काफी इंटरेस्टिंग से चैप्टर में से एक है ये भैया। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले ये देख लेते हैं इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले अदिश गुणनफल के बारे में जाना था, फिर हमने कार्य के बारे में समझा, फिर हमने कार्य और गतिज ऊर्जा प्रमेय पढ़ा। पिछली क्लास पूरी भरकर उस पे हमने बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लिए। अब हम आज की क्लास में संरक्षी, असंरक्षी और केंद्रीय बल पर चर्चा करने वाले हैं कि संरक्षी बल क्या होता है, असंरक्षी बल क्या होता है, केंद्रीय बल क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हम आज ही की क्लास में थोड़ा स्थितिज ऊर्जा पर भी चर्चा करेंगे, और आने वाले समय में हम यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर चर्चा करेंगे, और आखिरी में हम इस चैप्टर में छोटी सी बात करेंगे, शक्ति। चलिए भैया, तो बिना समय खराब किए हम क्लास शुरू करते हैं। संरक्षी बल, असंरक्षी बल और केंद्रीय बल क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे स्थितिज ऊर्जा पर। देखो बेटा, क्या चक्कर क्या चलने वाला है अभी ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना। अभी यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं इसका पीछे से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, मतलब क्वेश्चन सब हो चुके थे ना, तो हम इसमें रिवीजन नामक चीज अभी ऑब्वियस बात है, जो पुराना पढ़ लिया उसका भी लेना देना नहीं है। अभी हमें ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है, हमें अब नया ही पढ़ना है। हमें संरक्षी, असंरक्षी और केंद्रीय बल के बारे में क्या पता होना चाहिए, और ये क्या, कैसे, किस प्रकार के बल होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे संरक्षी बल से। अब ये संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्हें कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है। आप मोटा मोटी तौर पर ऐसा समझ सकते हो कि वे बल है ना सर, इनके बारे में अभी बल के बारे में क्यों पढ़ रहे, बल तो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बिल्कुल सही बात। अभी हम ये बल को कार्य से मेलना चाहते हैं, मिलान करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, और इससे एक नई बात सीखना चाहते हैं। तो हमने काफी प्रकार के बल पढ़े थे पिछले चैप्टर में भी, और इस चैप्टर में भी हमने कार्य और बल के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करी थी, है ना, हमने इनके बीच में संबंध भी देखा था। लेकिन अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम जो हमारे पास बल है उनको दो भागों में बांटना चाहते हैं, दो बड़े भाग। पहला होगा संरक्षी और एक है असंरक्षी, फिर उसी में हम केंद्रीय के बारे में बातें करेंगे। अभी मोटा मोटी तौर पर अगर हम संरक्षी और असंरक्षी के बारे में बातें करें तो एक इस प्रकार का बल जिसमें किया गया, जिसके द्वारा किया गया कार्य, है ना, जैसे बल लगे तो बल के द्वारा कार्य हो गई होगा, तो अगर वो कार्य हमें वापस मिल जाए या हमारा कार्य खत्म ना हो जाए, मतलब भैया बर्बाद ना हो जाए, वो हमारे लिए संरक्षी, संरक्षी वर्ड से ही सब समझ में आता है कि संरक्षण या हमारा कार्य खत्म ना हो जाए, मतलब भैया बर्बाद ना हो जाए, वो हमारे लिए संरक्षी, संरक्षी वर्ड से ही सब समझ में आता है कि संरक्षण किया है ना, बच गया, संरक्षी है ये। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंकू 10 मीटर पर सेकंड से, इस पे हमने पहले भी चर्चा करी है कि अगर सर आप 10 मीटर पर सेकंड से गेंद को ऊपर फेंकोगे, कोई वायु का घर्षण वगैरह नहीं है, तो गेंद ऊपर जाएगी और वापस आ जाएगी। तो कितने से आएगी, 10 मीटर पर सेकंड से मेरे हाथ में वापस आ जाएगी। ये किस प्रकार का बल हुआ, संरक्षी बल हुआ। या जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है, मैंने गेंद को स्प्रिंग की तरफ फेंका, वो गेंद स्प्रिंग को दबाएगी और उसके बाद वापस आएगी, तो वो जब मेरे हाथ में वापस आएगी तब भी उसका वेग उतना ही होगा जितने वेग से मैंने फेंका था। तो ये सब किस प्रकार के बल है, संरक्षी बल है। इसके अलावा अगर मैं असंरक्षी की बात करूं, या जो हमारे लिए हानि कर पाएंगे, नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान वाला बल कौन सा होता है, घर्षण का बल। अगर मान के चलो कि मैंने एक रोड पर एक टायर को या एक ब्लॉक को फिसला दिया ना, तो अगर वो फिसलते हुए आगे जा रहा है तो क्या होगा, धीरे 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 उसका वेग खत्म हो जाएगा, उसकी गति ऊर्जा खत्म होती जाएगी, और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। तो अगर वो जाकर रुक गया है, वहां पर कहीं ना कहीं जाकर रुका है बेटा, तो अब वो उसकी जो ऊर्जा थी वो खत्म, खा गया, रोड खा गया, घर्षण खा गया उसकी ऊर्जा। तो उसकी ऊर्जा घर्षण खा गया या खत्म हो गई, तो अब वो क्या हमें वापस मिलने वाली है,
कभी नहीं मिलने वाली। तो ये जो ऊर्जा की हानि हो रही है या कार्य जो है हमारा वो ऊर्जा में जा रहा है और वो खत्म हो गया, मतलब वो असंरक्षी बल था। क्लियर है? चलिए अब हम एक एक करके डेफिनेशन के तौर पर भी समझते हैं संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं और इनसे जुड़ी हमें क्या महत्वपूर्ण बातें पता होना चाहिए। यदि किसी वस्तु पर बल के द्वारा किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र हो तथा केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता हो तो यह संरक्षी बल कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल से क्या समझ सकते हैं कि सर मान के चलो कि मैं एक ऑब्जेक्ट को या एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठा रहा हूं यहां तक। इसे मैं प्रूव भी करूंगा, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम पहले डेफिनेशन के तौर पे ये चीजें समझ लेते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, फिर ये सारी बातें मैं प्रूव भी करूंगा आपको। तो जैसे यहां पर अगर एक ब्लॉक को मैंने या एक द्रव्यमान को m ऊपर उठाया तो मैं उसको m द्रव्यमान को h ऊपर उठाया तो मैं उसे सीधे ऊपर उठा के ले जाऊं, यहां से घुमा कर ले जाऊं, यहां से इधर से घुमा कर ले जाऊं, मैं कहीं से भी अगर उसे h साइड तक ले जाता हूं तो मुझे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य जो करना पड़ेगा वो mgh ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर? क्योंकि बेटा जो कार्य होता है वह होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है, या Fs cos थीटा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर मैं उसे यहां से किसी भी पथ से लेकर अगर यहां तक पहुंचता हूं तो मेरा विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन, तो विस्थापन जो होगा सर, विस्थापन सदैव h के बराबर होगा। विस्थापन किसके बराबर होगा? h के बराबर ही होगा। तो अगर मेरे लिए विस्थापन बराबर h है तो मैं उसे किसी भी पथ से ले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पथ से ले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, विस्थापन सदैव h ही रहने वाला है। तो मेरा जो कार्य होगा या पृथ्वी के बल द्वारा या गुरुत्वीय बल के द्वारा, गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा था, विस्थापन ऊपर हो रहा है, तो क्या होगा? mgh नेगेटिव में, है ना। इसको हम लिखेंगे, डिस्कस करेंगे इस पे और, लेकिन अभी बस ये पॉइंट समझने के लिए हम देख रहे हैं कि मैं किसी भी पथ से जाऊं यह केवल और केवल विस्थापन पे डिपेंड करता है। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन जो खुद होता है बेटा वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा? संरक्षी बल कहलाएगा। अच्छा, यह प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के मध्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, मतलब क्योंकि पथ पर निर्भर नहीं कर रहा तो पथ की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करेगा। पथ की प्रकृति मतलब जैसे पथ की प्रकृति मतलब क्या हो गया? मतलब ये यहां पर से इधर से घुमा कर ले जाओ, ऐसा ऊपर से बड़ा पाथ लाओ, छोटा पाथ मतलब इंग्लिश वर्ड हो गया पथ का। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का पथ लो, उस पर निर्भर नहीं करता हमारा कार्य। तो वो जो बल होता है जिसका कार्य लिखेंगे हम वो संरक्षी कहलाता है। इसी प्रकार से हम संरक्षी के और उदाहरण समझते हैं। जैसे सभी केंद्रीय बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण, स्थिर विद्युत, प्रत्यास्थ बल, स्प्रिंग के कारण प्रत्यानंद बल इत्यादि कैसे होते? सारे संरक्षी बल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। गुरुत्वाकर्षण तो हमें समझता है सर हमें स्थिर विद्युत थोड़ा याद तो आ रहा है। हाँ, जो आवेशित कण होते उनके मध्य जो बल लगता है बेटा वह स्थिर विद्युत का बल होता है। फिर प्रत्यास्थ बल क्या होता है सर? प्रत्यास्थ बल क्या होता है बेटा? प्रत्यास्थ बल क्या होता है यह हम आगे वाले चैप्टर्स में जाकर पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास एक रॉड है, तो मैं बहुत बल लगा के रॉड को थोड़ा सा खींच सकता हूं, है ना। या इसी के बारे में हम और भी चर्चाएं करेंगे, इसको हम स्प्रिंग मानकर भी बातें करेंगे। और स्प्रिंग के कारण, है ना, ये स्प्रिंग जैसे ही मान सकते हो आप, इसके बारे में हम अगला मतलब अभी थोड़े आगे चल के जब क्लास 11th में एक दो और इंपॉर्टेंट चैप्टर से आखिरी है उनमें डिस्कशन करेंगे, है ना। और बाकी स्प्रिंग के कारण प्रत्यानंद बल जो होता है वो तो हमें समझता है। इससे क्या बोला था हमने? इंग्लिश में भी इसका वर्ड समझा था, इसको हमने रीस्टोरिंग बोला था। मतलब ये वो बल था जिसकी वजह से सर जो ऑब्जेक्ट है
या स्प्रिंग जो है, अगर हमने दबाया स्प्रिंग को तो स्प्रिंग हम पे जो बल लगाती है उसे हमने प्रत्यानयन बल कहा था, या रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से स्प्रिंग अपनी वास्तविक लंबाई पर वापस आती है। तो ये सभी बल जो होते हैं बेटा ये संरक्षी बल कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं बल बेटा जी? संरक्षी बल कहलाते हैं। क्लियर है कहानी? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी पर और चर्चाएं करते हैं ना, मतलब अब अगले प्रकार के बल पर हम केंद्रीय बल पर चर्चा करेंगे। एक एक बार पहले डेफिनेशंस क्या है सबकी वह समझ लेते हैं, फिर इनको और एग्जाम्पल से भी बेहतर तरीके से चमकाएंगे। देखो केंद्रीय बल क्या होते हैं? किसी कण पर कार्य करते हुए बल को जिसकी क्रिया रेखा सदैव एक नियत बिंदु मतलब जैसे मान के चलो एक मेरा कण जो है वह गोल 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 घूम रहा है, तो अगर एक कण जो है वह गोल घूम रहा है तो उस पर जो कार्य लग रहा है वो हमेशा एक नियत बिंदु से गुजरता है, जिसका परिमाण केवल उस बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है, केंद्रीय बल कहलाता है ना, केंद्रीय बल कहलाता है। इसे हम अभिकेंद्रीय बल के रूप में भी आगे चलकर पढ़ने वाले हैं, है ना। देखो क्या हुआ इसका मतलब, मान के चलो कि यहां पर मेरे पास एक वस्तु है या एक पिंड है जो गोल घूम रहा है, इस पथ पर घूम रहा है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, है ना। अब अगर मैं किसी भी बिंदु पर बात करूं, जब ये गति कर रहा है तो बेटा इसमें जो बल लगेगा वह हमेशा केंद्र की तरफ लगेगा, है ना। अगर किसी भी एक वस्तु को, या अगला चैप्टर ही हम जस्ट इस चैप्टर के बाद में पढ़ने वाले हैं वृत्तीय गति। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? वृत्तीय गति, जिसमें आपके वृत्तीय गति के जितने सवाल जो डाउट के रहे हैं या जो आपने पहले भी पढ़े जो बीच में समझ नहीं आए थे कि सर कैसे करेंगे, वह सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाला। अगला चैप्टर वृत्तीय गति पढ़ेंगे हम, तो उसमें भी हम ये वाली बात समझेंगे कि जब एक वस्तु गोल 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 घूमती है तो उस पर केंद्र की तरफ अभिकेंद्रीय बल लगता है ना। ये यहां से इस तरफ, यहां पर इस तरफ, यहां पर इस तरफ, हमेशा केंद्र की तरफ होगा और इसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल या अभी के लिए केवल केंद्रीय बल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अभिकेंद्रीय बल क्या होते हैं? जो वस्तु पे केंद्र की तरफ लगते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बल होंगे, है ना, जो बल होंगे F बराबर FR R कैप, ये मतलब सदिश रूप में लिख दिया है कि इनकी जो दिशा होगी वह हमेशा केंद्र की तरफ होगी। किस तरफ होगी? केंद्र की तरफ होगी, ठीक है। चलो भैया, अब इसमें जो केंद्रीय बल होते हैं, जो केंद्रीय बल, देखो अभिकेंद्रीय बल क्या है? वो बल जो गोल घुमाए, और उसमें भी 2-3 प्रकार के स्पेसिफिक बल, जिसमें F जो है वो व्यक्त क्रमानुपाती हो R के वर्ग के। जैसे हमने गुरुत्वीय बल, अभी एग्जांपल में भी देखा था गुरुत्वीय बल। तो सर गुरुत्वीय बल जो है वो संरक्षी है या केंद्रीय है? बेटा वो केंद्रीय बल भी है और संरक्षी बल भी है ना। वैसे केंद्रीय बल इस दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता अलग से, मैं हूं जो अलग से इसको समझा रहा हूं तुम्हें कि अच्छा ये ऐसे भी कुछ बल होते हैं जिसके बारे में आगे चलकर हमें और चर्चा करनी है डिटेल, ठीक है। तो यहां पर जो F होगा वो व्यक्त क्रमानुपाती होगा R के वर्ग के, तो वहां पर वो वाला जो बल होता है उसे हम केंद्रीय बल का नाम दे देते हैं, है ना। अभिकेंद्रीय बल और भी, जैसे तनन का बल या नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये भी अभिकेंद्रीय बल हो सकते हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम बातें करेंगे। लेकिन अगर मैं केवल केंद्रीय बल की बात करूं तो केंद्रीय बल में कौन से होते? बढ़िया, गुरुत्वाकर्षण और कूलम बल, है ना। गुरुत्वाकर्षण का बल का फॉर्मूला क्या होता है? G(m1m2) बटा R स्क्वायर। F जो है व्यक्त क्रमानुपाती है R के वर्ग के। इसी प्रकार से कूलम का बल जो होता है बेटा वो K(q1q2) बटा R स्क्वायर होता है ना। आज की क्लास में बेसिकली हमें थोड़ा थ्योरेटिकल ही स्ट्रॉन्ग होना है कि हमें बातों का मतलब या जो शब्द हमें आगे काम आएंगे या जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो बनते वो कैसे करेंगे, है ना। उसकी थ्योरी आज इंपॉर्टेंट चलेगी पूरी क्लास में। तो यहां पर यह जो बल होते हैं ये कैसे बल होते हैं? केंद्रीय बल होते हैं। F व्यक्त क्रमानुपाती हो जाए R स्क्वायर के, G(m1m2) अपन R स्क्वायर, K(q1q2) बटा R स्क्वायर, ये F। क्लियर है कहानी बेटा? इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं जिसको हम बोलते हैं असंरक्षीय बल।
किस प्रकार का बल बोलेंगे? असंरक्षीय। फिर हम इनके बीच में डिफरेंस एक एक करके, जो अभी हमने डिफरेंस पढ़ लिए, हमें डेफिनेशन पकड़ में आ जाएगी, फिर इसके अंदर और एग्जाम्पल को इन डेप्थ और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। असंरक्षीय बल, यदि किसी गतिशील वस्तु पर बल के द्वारा किया गया कार्य प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य के पथ पर निर्भर करता है, तो वो बल कैसा होगा? असंरक्षीय बल कहलाता है। कैसा कहलाता है? असंरक्षीय बल। जैसे अगर मान के चलो मैंने बोला कि तुम्हें यहां ए बिंदु से, जैसे मान के चलो मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें ए बिंदु से बी बिंदु तक जाना है, तो अगर तुम इधर से गए और तुम इधर से गए, तो दोनों में पथ की लंबाई अलग अलग है या समान है? सर अलग अलग है। अच्छा, अगर तुम अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो दोनों में पेट्रोल बराबर लगेगा या अलग अलग लगेगा? सर पेट्रोल तो दोनों में अलग अलग ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर से ये पथ छोटा है, ये पथ लंबा है। तो पेट्रोल की बात क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि जब गाड़ी चलेगी तो उसके टायरों में घर्षण का बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? घर्षण का बल। तो अगर मैं ये समझूं घर्षण का बल, तो सर घर्षण का बल जो है, घर्षण का जो बल है वह लगेगा तो दोनों में, और घर्षण का बल हमें पता है सर म्यू mg लगेगा। कितना लगेगा? म्यू mg। घर्षण का बल क्या होता है? नॉर्मल, तो गाड़ी जैसे चल रही तो नॉर्मल बराबर mg होगा। लेकिन किंतु परंतु अपितु ये बताओ भैया कार्य क्या होगा? कार्य, तो सर कार्य जो होगा, अब घर्षण का बल देखिए, जैसे जैसे जहां चलता जाएगा वैसे वैसे घर्षण का बल, पथ अगर बड़ा होगा तो घर्षण ज्यादा होगा, अगर नहीं घर्षण का कार्य ज्यादा, घर्षण का बल तो उतना ही लगेगा लेकिन कार्य अलग अलग। क्यों? क्योंकि ये पथ अलग अलग हो गया है ना, यहाँ पर पथ अलग अलग हो गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सर ये एक असंरक्षी प्रकार का बल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असंरक्षी बल। असंरक्षी बल क्षेत्र में बंद पथ के लिए किया गया कार्य अशून्य होता है। अब हम इस एक और वर्ड को समझते हैं और एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए भैया, संरक्षी असंरक्षी को ही हमें अब आगे डेप्थ में समझना है। असंरक्षी और असंरक्षी में एक सबसे बड़ी बात हमने समझी कि सर ए से बी तक जा रहे हो और आपने, अगर आपका कार्य पथ पर निर्भर कर रहा है, आपका कार्य पथ पर निर्भर कर रहा है, तो वहां पर वह असंरक्षी बल कहलाएगा, और पथ पर निर्भर नहीं करता तो संरक्षी बल कहलाता है। अच्छा, उसके बाद में एक और पॉइंट हमने पढ़ा, बंद पथ में इसका मतलब क्या होता है? बंद पथ में इसका मतलब क्या होता है? देखो समझते हैं। बंद पथ में कार्य का मतलब क्या होता है, या बंद पथ क्या होता है? पहले तो ये भी समझना पड़ेगा बंद पथ मतलब क्या होता है बेटा। कि अगर आप मान के चलो ये एक बिंदु ए था, ये बिंदु बी था, है ना, आप ए से बी तक गए, ए से बी तक गए, सर ए से बी तक घूम कर गए, फिर बी से ए आ गए, घूम कर आ गए, तो ये ए से बी, बी से ए, ये क्या हो गया? एक बंद पथ हो गया। बंद पथ, ये इसे हम यहाँ पर हम इसे, अच्छा बंद भी लिख देते, सब बंद तो आया ही नहीं। बंद पथ में कार्य जो होगा इसे हम इंग्लिश में लूप भी कहते हैं। आपको बहुत जगह ये वाला वर्ड भी मिलेगा, लूप। लूप मतलब क्या होता है कि आपने एक पॉइंट से शुरू किया, गोल घूमकर वापस से वहीं पर ही आ गए, तो ये कहलाता है लूप। तो लूप में किया गया कार्य जो होता है वह संरक्षी के लिए शून्य होता है और असंरक्षी के लिए अशून्य होता है। कैसे सर? देखो बेटा, प्रूव करता हूं मैं अपनी बात को। मान के चलो मैंने बात करी कि ए से बी में गुरुत्वाकर्षण का कार्य देखना मुझे, या गुरुत्वीय कार्य देखना है। गुरुत्वीय कार्य क्या होगा? तो सर अगर गुरुत्वीय कार्य की बात करें तो यहां पर अगर ये बॉल जा रही है ऊपर 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 ऊपर, तो सर इतना तो पक्का है कि अगर ये ऊंचाई h है, आप किसी भी पथ से जाओ, विस्थापन क्या होगा ए और h के बीच में? विस्थापन क्या होगा सर? h ही, ए और बी के बीच में विस्थापन क्या होगा? h ही होगा। तो विस्थापन अगर h ही है मेरे प्यारे बच्चों, तो कार्य क्या होगा? कार्य जब
ए से बी के लिए बात करें, ए टू बी है ना, ए से बी के लिए अगर बात की जाए, ए से बी के लिए कार्य क्या होगा, तो ए से बी के लिए कार्य क्या होगा, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ए से बी के लिए कार्य जो हो जाएगा वो जाएगा एम जी एच, लेकिन नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव में सर? क्योंकि जब ए से बी जा रहे तो विस्थापन ऊपर हो रहा है और बल जो है वो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, एम जी। बल कहां लगेगा? नीचे की तरफ एम जी लगेगा, है ना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आसान सी बात है। इसे एग्जांपल हमने पहले भी बहुत बार लिए हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बी से ए के लिए बात करूं, है ना, बी से ए के लिए कार्य, तो सर बी से ए में आप नीचे आ रहे हो, कहां आ रहे हो? नीचे आ रहे हो। तो बेटा जी नीचे आ रहा हूं तो बल कहां लग रहा है? गुरुत्वीय बल का कार्य देख रहा हूं। किसका कार्य देख रहा हूं? गुरुत्वीय बल का। मैं उठाकर ऊपर ले जा रहा हूं, तो लेकिन बल गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा, मेरा बल भले ऊपर लग रहा हूं। मेरे बल से मतलब नहीं है, गुरुत्वीय बल से मतलब है। तो गुरुत्वीय बल हमेशा नीचे लगेगा, तो जब ऊपर जा रहे तो विस्थापन ऊपर, बल नीचे, तो माइनस एम जी एच हो जाएगा। जब नीचे आ रहे तो विस्थापन नीचे, बल भी नीचे, तो यहां पर हो जाएगा माइनस एम जी एच, नहीं प्लस एम जी एच। क्यों? क्योंकि विस्थापन भी नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा हूं, बल भी नीचे लगा, तो दोनों के मध्य कोण जीरो हो गया, तो कार्य पॉजिटिव आ गया। तो अगर मैं कुल कार्य देखूं, कुल कार्य अगर मैं देखूं, समझूं और जानूं, तो ए से बी और बी से ए क्या होगा कुल कार्य? क्या कोई मुझे बता सकता है कि कुल कार्य क्या होगा? जी सर, हम बताएंगे। ए से बी और बी से ए में कुल कार्य क्या हो गया? यहां पर हो गया माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच, जो कि हो गया 0 0। क्यों? क्योंकि माइनस एमजीएच प्लस एमजीएच तो 0 ही होगा, माइनस प्लस 0 हो गया। तो यहां इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि सर कार्य जो होगा बंद पथ में वह 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 ही। वाह भाई वाह, मजा आ गया सर। अब अगर ये असंरक्षित गुरुत्वीय बल कैसा था? संरक्षित था, इसलिए इसका कार्य 0 आएगा। लेकिन फिर ये असंरक्षित वाला अशून्य कैसे बोल रहा है सर? देख ले, असंरक्षित के लिए, है ना, अगर मैंने तुमसे पूछा होता, जैसे मान के चलो तुम ए से बी गए या बी से ए आए, अब ये पथ पर निर्भर कर रहा है ना। इसको असंरक्षित वाले को तो एग्जाम्पल से छोटे से समझ सकते हो कि मान के चलो तुम अपने घर से नानी के घर गए, कुछ पेट्रोल लगा, अब नानी के घर से अपने घर वापस आ जाओगे तो क्या पेट्रोल तुम्हारी गाड़ी में वापस से उतना ही भरा रहेगा या कम हो जाएगा? तो हमने पेट्रोल पंप पे और भरवा लिया, बहुत बढ़िया, अत्याधिक मूर्ख हो तुम। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि पेट्रोल कम होगा या नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल। हम जाएंगे अपने घर से नानी के घर, पेट्रोल खत्म होगा, फिर अपने घर नानी के घर से अपने घर आएंगे, फिर पेट्रोल खत्म होगा। खत्म ही होगा दोनों कंडीशन में। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने घर से नानी के घर गया और वापस अपने घर आ गया तो बंद पथ बना सर, ए से बी, बी से ए, लेकिन फिर भी पेट्रोल खत्म। क्यों खत्म हो गया? क्यों? क्योंकि यहां पर वो घर्षण, देखो पेट्रोल खत्म होना मतलब क्या है? घर्षण का बल, जितना ज्यादा घर्षण का बल लगेगा उतना ज्यादा पेट्रोल लगेगा। तो अगर मैं ए से बी गया, ए से बी गया और वापस बी से ए आया, तो जो कार्य होगा वो कार्य क्या हो जाएगा सर? ए से बी में कार्य जो होगा वह घर्षण का कार्य। घर्षण का कार्य क्या होता है सर? हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहां से कार्य ए से बी जो होगा वह भी नेगेटिव कार्य होगा, और कार्य बी से ए जो होगा, अगर घर्षण के कार्य की बात कर रहा हूं, किसके कार्य की बात कर रहा हूं? घर्षण के कार्य की बात कर रहा हूं बेटा मैं। तो
यहां पर ये कार्य जो होगा वो भी नेगेटिव होगा और बी से ए जो कार्य होगा वह भी नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव कार्य तो नेगेटिव नेगेटिव कभी भी जीरो नहीं हो सकते, दो नेगेटिव मिलेंगे तो वो और नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। दो लोग एक दूसरे दुनिया से पूरे दुखी, एक दूसरे से बहुत दुखी, उनको साथ में रख दो तो क्या होगा भैया, लड़ाइयाँ होगी और दुखी हो जाएंगे एक दूसरे से, तो वो और नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। लेकिन एक बहुत बड़ा मानुस, है ना, एक संत को रख दो और उसके साथ में एक लाचार आदमी है, भैया बहुत दुखी है जीवन में, बहुत कष्ट है हमारे जीवन में, तो क्या होगा, वह दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज कर देंगे, अच्छा हाँ अब दोनों खुशी हो जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, घर्षण का कार्य दो नेगेटिव ही होगा, मतलब पथ पे ए से बी गए, बी से ए आए तो कुल कार्य जो होगा वो नेगेटिव ही होगा। कुल कार्य नेगेटिव ही होगा। कार्य पथ की लंबाई जिसके अनुदिश वस्तु गति कर रही है पर निर्भर करता है, यह अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। कितना लंबा पथ ले जा रहे हो उस पर निर्भर करता, तो असंरक्षी बल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसके और उदाहरण क्या है कि वेग पर निर्भर बल जैसे हवा का प्रतिरोध बल, श्यान बल, यह असंरक्षी बल होता है। सर हवा का प्रतिरोध बल और श्यान बल क्या होते हैं? बेटा हवा का जो प्रतिरोध बल होता है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें हवा लगती है, जितना तेज गाड़ी चलाएंगे उतना ज्यादा हवा का बल लगेगा, है ना। अरे एकदम धीरे, बढ़िया मजा आ रहा है, एकदम तेज गाड़ी चल रही थी, इधर से बाल पूरे उड़ गए, आंखों में से आंसू आ गए, है ना, बाइक पे बैठे कर एकदम तेज, तो फिर क्या होगा, मतलब वो वायु पर निर्भर कर रहे हैं, हवा पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो वो हवा का प्रतिरोध बल हो जाएगा, वेग पर निर्भर कर रहा है कि कितनी तेज चल रहे हो तुम। इसी प्रकार से श्यान बल क्या होता है? श्यान बल को बेस्ट एग्जांपल से एक लाइन में समझ सकते हैं हम कि मान के चलो मेरे पास है भैया एक ग्लास में पानी, मैंने उसे पलटा दिया तो क्या होगा, पानी नीचे गिर जाएगा। अब एक ग्लास में शहद, अब उसे पलटाओ तो वो बहुत धीरे 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 गिरेगा या शायद बहुत देर में गिरे, है ना। या ऐसे ही अगर मान कर लो जैम की बोतल है, सॉस की बोतल है, उसमें सॉस निकालना है, जैम निकालना, तो बोतल को ठोकना पड़ता है ना कि भाई जल्दी आ जा बाहर। क्यों? क्योंकि उसकी श्यानता ज्यादा है ना, उसमें श्यान बल लग रहा है। वहां पर एक सतह दूसरे सतह के सापेक्ष फिसलती बहुत मुश्किल से है, मतलब यह एक तरह का घर्षण बल ही है जिसको हम श्यान बल बोलते हैं, है ना। श्यान बल को आप छोटे में ऐसा समझ सकते हो, यह तरल में घर्षण होता है। तरल में घर्षण बल जो होता है उसे हम श्यान बल कहते हैं। क्लियर है कहानी? तो ऐसी छोटी मोटी बातें हम कर सकते हैं। चलिए भैया अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो संरक्षी और असंरक्षी बल हमने पढ़े उन पे जो डिफरेंसेस है ना उनको एक टेबल के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें हम एक तरफ संरक्षी एक तरफ असंरक्षी लिखेंगे और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हमने सारे पढ़ लिए वो सब कुछ लिखने वाले हैं। क्लियर है बेटा, है ना। तो अब हम जब आगे पढ़ेंगे उससे पहले एक बार मैं आपको और छोटी सी एक दो और इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, फिर हम उनके डिफरेंसेस देखेंगे, है ना। देखो अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो बार बार संरक्षी असंरक्षी की जगह कहीं मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो संरक्षी बल होता है इसे कंजर्वेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इंग्लिश में? थोड़ा सा ध्यान रखो, कंजर्वेटिव। सर वहां ऊपर भी लिखा हुआ था, वेरी गुड, एक्सीलेंट, अगर आपने वहां पे पढ़ लिया तो वेरी गुड बेटा। तो इसे हम कंजर्वेटिव कहते हैं। और असंरक्षी को असंरक्षी बल को हम नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं।
अब देखो बेटा, हमने जितनी भी बातें करी है ना, या इसके पहले हमने जब कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखा था जिसमें हमने कुल कार्य की बात करी थी, है ना, क्या इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखो ध्यान से ना, कि हमने बात करी थी कार्य ऊर्जा प्रमेय में सर जो कुल कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में के परिवर्तन के बराबर होता है। ये हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय देखा था। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में हमने सर ये बात करी थी कि इसमें कुल कार्य, तो बेटा अब देखो, अब हम इस प्रमेय को और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं कि अब हमारे पास जो भी कार्य है सर वो दो चीजों में बढ़ चुका है। जो भी कार्य है, किसी भी प्रकार का कार्य है तो वो दो चीजों में बढ़ चुका है। किन दो चीजों में बढ़ चुका है? एक संरक्षी और एक असंरक्षी बल में। क्लियर है कहानी? तो हम यहां पर जो हमारा कार्य है इसमें दो कार्य लिखेंगे, एक लिखेंगे संरक्षी, तो मैं ऐसा लिखूंगा W संरक्षी और W असंरक्षी का जो योग होना चाहिए वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। क्लियर है कहानी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सी, काफी बढ़िया सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए थी। आया समझ में बेटा? सबको चमकता है इतना कि संरक्षी और असंरक्षी के कार्य के असंरक्षी बल का कार्य और असंरक्षी बल का कार्य का जो योग होगा वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर सदैव होगा। क्योंकि हमारे पास जो भी कार्य है इसके पहले हम लिखते थे घर्षण वगैरह, स्प्रिंग वगैरह, सब इसी की देन है, सब इसी के अंदर आता है। ठीक है, चलिए भैया। तो सर इसके अलावा अगर और कोई सा बल दे दिया हम कैसे पहचान पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल कभी नहीं देगा तुम्हें, और अगर एग्जाम्पल देगा तो मैंने जो पता है वही आएगा, या खुद का नॉलेज, खुद का कॉमन सेंस। क्या ये बल नुकसान करवा देगा? क्या ये बल पथ पर निर्भर करता है? तो वह कैसा हो जाएगा? असंरक्षित। पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, बंद परिपथ में घूमने पर अगर कार्य शून्य हो रहा है तो वह संरक्षी हो जाएगा। उन्हीं एग्जाम्पल्स को या उन्हीं पॉइंट्स को हम एक बार टेबल के रूप में फटाफट देख लेते हैं। किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है और असंरक्षित में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य शून्य होता है और यहाँ पे बंद पथ में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। एग्जाम्पल देखे हमने इसके, केंद्रीय बल, स्प्रिंग बल आदि, ये सब कैसे बल है ना? जो केंद्रीय बल पड़े वो भी कौन से होंगे? संरक्षी बल होंगे, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण और हमने स्थिर विद्युत बल देखा, वह भी कैसा बल है? संरक्षी। वेग पर निर्भर, ये कौन से बल है भैया? जो वेग पर निर्भर कर रहे हैं, जितना ज्यादा तेज चलोगे उतना ज्यादा बल लगेगा, तो ये कैसे हो गया? असंरक्षी। जैसे खिंचाव बल, शयन बल। और जैसे खिंचाव बल क्या होगा बेटा? जो वायु घर्षण है उसको हम ड्रैगिंग या खिंचाव बल भी कह सकते हैं। वायु प्रतिरोध बल, वायु प्रतिरोध बल या हवा का प्रतिरोध बल या हवा का घर्षण भी बोल सकते हो। गाड़ी पे जो लगता है, जितना तेज गाड़ी चलाओगे उतना ज्यादा बल लगेगा। क्लियर है कहानी बेटा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी निकाय पर संरक्षी बल कार्यरत होता है तो निकाय की गतिज ऊर्जा अथवा स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है, किंतु इनका योग अर्थात निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यह हमारा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम का स्टेटमेंट लिखा जो आने वाले समय में हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम इसको छोटे में ऐसा समझ सकते हैं बेटा कि अगर हमारे पास कहीं पर केवल और केवल संरक्षी बल है, मतलब कि वहां पर हानि नहीं हो रही है, मेरे किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य मेरे वस्तु पर नष्ट नहीं हो रहा है, तो अगर मैंने गेंद को ऊपर फेंका और गेंद वापस मेरे हाथ में उतने ही वेग से आ गई, मतलब कि क्या हुआ होगा? गतिज ऊर्जा जो है ऊपर गया होगा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उसको भी हम डिटेल में थोड़ी देर में वापस से पढ़ने वाले हैं। तो ये इधर का उधर होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब कि कुल ऊर्जा जो होगी वह अपरिवर्तित रहती है ना? अगर आप घूम लिए तो घूम कर वापस आ गए तो आपकी कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होगी, कुल यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है।
कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है ना। तो मतलब क्या होगा? निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा की बॉल ऊपर गई वापस आ गई, हर एक बिंदु पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है, स्थितिज गतिज में बदलती है, यह यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यही होता है भैया यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो अगली क्लास में अब हम पढ़ने वाले हैं। और ये किसके लिए है? ये केवल और केवल संरक्षी बल के लिए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, असंरक्षी के लिए बात कर लेते हैं। ऐसे ही असंरक्षी के लिए क्या बात कर सकते हैं सर? कि असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य सामान्यतः ऊष्मा में परिवर्तित होकर यांत्रिक ऊर्जा में कमी करता है ना। मतलब कि अगर हमने एक ब्लॉक को स्लाइड करवा दिया तो धीरे 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 वो अगर वहां पे घर्षण है तो हम वो जो उसके पास ऊर्जा थी या उसके पास गति थी, उसके पास गतिज ऊर्जा थी, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगी घर्षण में। या इसके अलावा घर्षण में गई मतलब ऊष्मा में चलेगी, गर्म हो जाएगा ना, जैसे गाड़ी के टायर चलते चलते गर्म हो जाते हैं। या इसके अलावा जब गाड़ी चलती रहती है तो गाड़ी भी गर्म होती है, तो मतलब क्या वो ऊष्मा में जा रही है, ऊर्जा सारी ऊष्मा में चली जाएगी। या इसके अलावा आवाज में, ध्वनि में चली जाएगी, प्रकाश में चली जाएगी। कहीं कहीं पे अगर हम किसी चीज को बहुत जोर से, जैसे मान के चल की एक गेंद थी तो ऐसे जमीन पे या एक पत्थर को बहुत जोर से दूसरे पत्थर पे फेंक दिया, तो वो उछल के तुम्हारे पास वापस नहीं आता है, वो वहीं पर ही उसमें रह जाता है ना, या उससे टकरा कर चिंगारी मार देता है। तो क्या हुआ? प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन हो गया ऊर्जा का, है ना। तो ये ऊर्जा हमें वापस नहीं मिल पाई, आंतरिक ऊर्जा के रूप में नहीं मिल पाई, तो ये असंरक्षी बल हो गए। किए गए कार्य को पुनः प्राप्ति संभव नहीं है। जो गया वो गया, लेकिन इसके लिए पुनः प्राप्ति संभव है ना। मतलब संरक्षी बल क्या है? संरक्षी बल में जो कार्य है वह चले गई तो वापस आ जाएगी, चिंता वाली बात नहीं है, वो तुम्हारी ही है ना। वो बस कहीं और थोड़ा सा मन लगा रही है, मतलब वो जो ऊर्जा है वो और थोड़ा सा दूसरी ऊर्जा के रूप में या यांत्रिक में गतिज और स्थितिज में परिवर्तित हुई। लेकिन असंरक्षी है ना, असंरक्षित है अगर तुम्हें, है ना, भरोसा ही नहीं है तो गई तो गई, वो कभी वापस ऊर्जा कभी वापस आने वाली नहीं है, वो तुझे कभी नहीं मिलेगी फिर से। तो डिसाइड कर, संरक्षी है या असंरक्षी बल है ना। सारी चीजें मैंने बता दी थी। चलिए बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर कुछ एक दो छोटे छोटे से प्रश्न कर लेते हैं। जैसे ये एक प्रश्न, संरक्षी बल क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना, गलत कथन बताना है आपको। चलिए, कथन क्या कहता है? प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक जाने के लिए किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है ना। ये क्या है? संरक्षी बल के लिए सही है या नहीं है, ये बताना है आपको। सर कुछ समझ नहीं आया ये स्टेटमेंट, तो चलो छोड़ो, अभी देखते हैं। फिर वो किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है लेकिन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ओह, ये तो गलत हो गया, ये संरक्षी बल की बात नहीं है, ये असंरक्षी बल की बात है कि किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। नहीं, किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो यह संरक्षी बल के लिए बात नहीं हुई। किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, हाँ सर ये बात है, लेकिन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ये संरक्षी बल के लिए बिल्कुल सही बात हो गई। इसी प्रकार से क्षेत्र में रखे किसी कण पर एक चक्र में किए गए कार्य का मान शून्य होता है, बिल्कुल सही बात है ना। चक्र में मतलब लूप में, तो एक बार गोल घूम लिए तो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। हाँ सर बिल्कुल, कार्य शून्य होता है। ये दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, मैं तो गलत बताना था। सर पहले वाला गलत है या सही है समझ नहीं आ रहा, एक बार पढ़कर थे शायद अब आ जाए। प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक जाने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। हाँ ये तो सही है। कैसे? कार्य जो होता है वही तो गतिज ऊर्जा में के परिवर्तन के बराबर होता है ना। ये कौन सा कार्य है सर? संरक्षी का प्लस असंरक्षी का। तो अगर असंरक्षी नहीं है, केवल संरक्षी बल है, तो यह क्या है? यह गतिज ऊर्जा या कार्य ऊर्जा प्रमेय का स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक और। क्लियर है? तो ये वाली बात भी सही होगी, तो हमारा आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे पहले क्रॉस राइट खेल लेता हूँ कि कौन कौन सही गलत है, उसमें गलत कथन, तो जो गलत है वो मेरा आंसर हो जाएगा, सही वाला आंसर मत कर देना।
क्लियर है? तो ये सर ये कार्य अभी भी थोड़ा सा समझ नहीं आया, चमका नहीं सर। देखो देर बेटा, जो कार्य है उसमें क्या बताया था, चलो पीछे चले जाते हैं। अभी कार्य जो था उसमें क्या बताया था मैंने, संरक्षी प्लस असंरक्षी। अगर असंरक्षी नहीं है तो संरक्षी बल के द्वारा कार्य ही तो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। कहानी खत्म। ये जो होगा वो इसके बराबर होगा, खत्म। संरक्षी बल का जो कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब तो हमने पढ़ लिया है। अब हम चर्चा शुरू करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। किसकी चर्चा शुरू करेंगे? स्थितिज ऊर्जा की। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको भी या एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको भी हम स्टेज बाय स्टेज, है ना, मतलब सारा थ्योरेटिकल जिसमें पॉइंट्स है वो एक एक कर हम देखना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, स्थितिज ऊर्जा पे पहला पॉइंट देखिए। स्थितिज ऊर्जा क्या कहता है? स्थितिज ऊर्जा क्या कहता है सर? स्थितिज ऊर्जा कहता है कि किसी वस्तु की संरक्षी बल क्षेत्र में उसकी स्थिति, है ना, मतलब कि किसी वस्तु में अगर संरक्षी बल क्षेत्र, मतलब क्या हुआ कि सर जैसे एक वस्तु संरक्षी बल क्षेत्र में, जैसे गुरुत्वाकर्षण का या स्प्रिंग का बल, ये सब कैसे थे? संरक्षी थे। तो अगर इन क्षेत्र में है तो उसमें उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी, स्थिति के कारण मतलब कि कहां पर रखी है, कैसी रखी है, उसके कारण जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो क्या डिफाइन करेंगे? संरक्षी बल में उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण, अभिविन्यास मतलब उसका शेप कैसा, आकृति कैसी है ना, या कहां पर है के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलो सर बहुत बढ़िया, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एक सापेक्ष राशि है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत गंभीर पॉइंट। देखो अब हम समझना शुरू करते हैं बहुत डिटेल में। यहां पर संरक्षी क्षेत्र में जब होगा तभी स्थितिज ऊर्जा की सबसे पहली बात। असंरक्षी में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। अगर असंरक्षी है, जैसे असंरक्षी के और भी एग्जाम्पल, जैसे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो असंरक्षी होता है। ये सब हम आगे चलकर पढ़ेंगे जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे। तो अगर हम असंरक्षी बल की बात करें, असंरक्षी बल की बात करें तो असंरक्षी बल क्षेत्र में क्या होता है सर? उसमें हानि होती है, घर्षण वगैरह होता है, वो सब तो चले गया, वो बल हमें, वो कार्य हमें वापस मिलने वाला कभी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक वस्तु को ऊपर उठा रहा हूं, जैसे मान के चलो यहां पर सतह से मैंने एक बॉल को ऊपर उठाया एच हाइट पर। कहां उठाया? ऊपर उठाया एच हाइट पर। तो अभी मैंने क्या किया? मैंने इसे ऊपर उठाकर रखा, तो मैंने जो कार्य किया होगा वो जो कार्य हो किस बल के विरुद्ध हुआ होगा? तो सर वो विरुद्ध हुआ, ये वो जो आपने कार्य किया, ये इसको उठाया, ये आपने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर उठा रहे थे आप। क्या ये मुझे वापस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है ना। हमको उठा छोड़ दो मतलब वापस नीचे आ जाएगी। तो यहां पर सर अगर ये वापस नीचे आ जाएगी तो क्या उतनी ही ऊर्जा के साथ आएगी? बिल्कुल उतनी ही ऊर्जा रहेगी इसके पास। तो यहां पर बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इसके पास कौन सी ऊर्जा इसकी स्थिति के कारण, तो आप बोलोगे सर इसमें स्थितिज ऊर्जा ही। स्थितिज ऊर्जा को हम यू से चिन्हित करेंगे यार, याद रखना ना। वैसे कुछ पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पीई या यू से चिन्हित करेंगे। हम किससे चिन्हित करेंगे? यू बना देंगे। अच्छा, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कौन सी ऊर्जा आ गई इसके पास? कौन सी ऊर्जा आ गई? स्थितिज ऊर्जा आ गई, यू। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सी बात। अब फिर उसके बाद में हमने बोला कि यहां पर उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी इसे स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। अब हम यह भी देखते हैं बेटा, अगर स्थितिज ऊर्जा मैं तुमसे पूछूं तो आप बोलोगे सर ये होगी mgh। कैसे निकाली? अभी उस पर और भी चर्चा करते हैं। लेकिन ये वाली जो बात है, मैं बचपन वाला जो ज्ञान है उससे लिख रहा हूं मैं, है ना, कि सर यहां पर अगर ये बॉल को उठा के ऊपर ले गए तो यहां पर mg नीचे की तरफ लग रहा है और मैं इसे ऊपर उठाऊंगा तो मेरा कार्य जो है वो कहां गया? मेरा जो बल था सर वो ऊपर उठा रहा था, मैं ऊपर की तरफ बल लगाते हुए उठा रहा था, तो ये कहां गया? ये सर खो गया, ये खो गया। तो अगर ये खो गया तो यहां पर मेरा कार्य, मेरा जो बल है
वह ऊपर की तरफ लग रहा था, उसका कार्य जो है सॉरी खो नहीं गया, ये जो कार्य है वो इसमें संचित हो गया है ना, इसके पास रह गया अंदर, तो वो किस ऊर्जा के रूप में चले गया, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में गया। किस ऊर्जा के रूप में गया? स्थितिज ऊर्जा के रूप में गया। ठीक है बेटा, तो यहां पर इसके पास स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब ये सापेक्षित राशि कैसे हुई? ये निर्भर करता है कि आप कहां से देख रहे हो, है ना। जैसे मान के चलो, अगर मैंने बोला कि इसे मैं इस ऊंचाई से उठा रहा हूं, हाँ यहाँ पे h1 ऊंचाई बोल देता हूं, तो अगर मैं इसे उठाकर यहां से यहां तक ले जा रहा हूं, यहां से यहां तक ले जा रहा हूं, ठीक है, और एक बार मैं इसे उठाकर यहां से यहां ले गया, तो दोनों बातें एक ही है, अलग अलग है सर? ऑब्वियस सी बात है, दोनों बातें अलग अलग है। एक बार आप धरातल से ऊपर तक ले जा रहे हो, आप कहीं बीच में से ऊपर तक ले जा रहे हो, अच्छा चलो ये भी बात सही है। अब मैं अगर इसमें यह बोलूं कि इसकी स्थितिज ऊर्जा, अगर मैंने बोला कि यहां से बताओ, यहां से बताओ, यहां से इस रेफरेंस से बताओ, है ना, मतलब कि यहां पर से बताओ, तो यहां से स्थितिज ऊर्जा बताएंगे, तो सर यहां से स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे, ये हाइट को मैं एच बोल देता हूं, हाँ यहां से mgh ऊपर है। अरे अगर आप यहां से देख रहे हो तो यहां से h1 ऊपर है, तो mgh1 स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, और यहां से जब देखेंगे तो क्या आएगी सर? यहां से स्थितिज ऊर्जा आएगी mgh आ जाएगी। तो मैं कहां से स्थितिज ऊर्जा नाप रहा हूं, कहां मैं जीरो रख रहा हूं, है ना। अगर मैंने बोला कि यहां पर शून्य लिया गई है, यहां पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है, शून्य यू है, तब ये बिंदु को ए बोल देता हूं मैं भी क्लियर, तब ए पर u बराबर होगा mgh1, और अगर मैंने बोला यहां पर शून्य है स्थितिज ऊर्जा, इसको मैंने जीरो मान लिया, तब कितना ऊपर ले गया हूं मैं? तब ले गए हो आप सर ए पर स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो mgh हो जाएगी। ठीक है, तो कहां से ले जा रहा हूं मैं, उस पर भी चीजें निर्भर करती है, उस पर भी क्या होगा? चीजें निर्भर करेगी। तो स्थितिज ऊर्जा उन पर निर्भर करता है, यह आपेक्षित राशि है। स्थितिज ऊर्जा को केवल संरक्षी बल क्षेत्र, यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के लिए परिभाषित किया जाता है। अब कैसे परिभाषित किया जाता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यह क्या होगा? केवल और केवल संरक्षी बल। अरे यार जो बल मुझे वापस मेरी चीजें या मेरा जो गई थी वो लौट कर वापस आ सकती है, तभी तो मैं बोलूंगा कि मेरा कार्य जो है वो संरक्षित हो गया, या मेरा कार्य जो है वो संचित हो गया ऊर्जा, किसी ऊर्जा के रूप में उसने स्टोर कर लिया, अभी उसका हो गया। तो यहां पर तभी हम बोल पाएंगे कि सर जो ऊर्जा होगी वह स्थितिज ऊर्जा होगी, या तभी हम बोल सकते हैं हमारी कार्य जो है वो संचित हुआ है, स्टोर हो गया है, उसकी किसी स्थिति के रूप में है। तो यह कब होगा? संरक्षी में ही हुआ, असंरक्षी में होना संभव नहीं है। आगे बढ़ते और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, है ना। अब हम इसको परिभाषित करेंगे इन दोनों पॉइंट्स में। परिभाषा क्या होती है, परिभाषित करते हैं सर इसको इंपॉर्टेंट तरीके से। संरक्षी क्षेत्र में एक वस्तु की किसी स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु के निर्देश बिंदु मतलब कहीं पर आपको स्थितिज ऊर्जा शून्य माननी ही पड़ती है। जैसे मैंने आपको बोला कि यार यहाँ पे शून्य मान लो, यहाँ पे शून्य मान लो, वैसे आगे भी सर ऐसे कैसे मानेंगे? आगे बेटा जो भी हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें ज्यादातर एग्जाम्पल्स में धरातल को ही शून्य मान लेंगे। ठीक है, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा जो होगी या निर्देश बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है, से वर्तमान स्थिति तक विस्थापित करने के लिए संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य विरुद्ध बाह्य कारक द्वारा किए गए कार्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। सर कुछ समझ नहीं आया, देखिए यहां पर के विरुद्ध किया गया कार्य विरुद्ध बाह्य कारक द्वारा किए गए कार्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। सर कुछ समझ नहीं आया, देखिए यहां पर ये ब्लॉक को, इसका द्रव्यमान m है, इसे मुझे ऊपर उठा के ले जाना है, ऊपर उठा के ले जाना है। तो मेरा कार्य क्या होगा?
कार्य क्या होगा? तो सर अगर आपको इसे ऊपर उठाकर ले जाना है तो इसमें लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, है ना, और ऊपर में ले जा रहा हूं, यहां कहीं भी हो सकता है, बीच में कहीं भी हो सकता है, तो ऊपर की तरफ एक बाह्य बल लग रहा होगा F एक्सटर्नल, है ना। तो एक्चुअल में इसमें एक नहीं 2 लाइन लिखी हुई है ना, 2 लाइन कौन कौन सी लिखी है वो मैं तुम्हें समझाता हूं। मान के चलो इसे मैंने H विस्थापित किया, कितना विस्थापित किया? H विस्थापित किया। तो अगर मैं यहां पर तुमसे पूछूं कार्य mg का क्या होगा, कार्य mg का, तो क्या होगा? सर mg बल लग रहा है नीचे और ये जा रहा है ऊपर, तो यहां पर जो कार्य होगा mg का वो माइनस mgh होगा। तो इसी के विरुद्ध किया गया, मतलब इस बल के विरुद्ध कार्य, तुमने इस बल के विरुद्ध कौन कार्य करे? अरे भैया अगर F एक्सटर्नल नहीं होता, बाह्य बल नहीं होता तो अपने आप ऊपर चले जाता है। नहीं सर कभी नहीं जाता। तो ये वही वाली लाइन लिखी हुई है कि वर्तमान बिंदु मतलब किस बिंदु तक ले जाना तुम्हें, ये मान लो ए, तो ए बिंदु तक विस्थापित करने के लिए संरक्षी बल के विरुद्ध बाह्य कारक द्वारा कार्य। तो यहां पर संरक्षी बल के विरुद्ध कौन कार्य कर रहा है? सर संरक्षी बल के विरुद्ध F एक्सटर्नल कार्य कर रहा है। तो F एक्सटर्नल को कितना बल लगाना पड़ेगा इसे ऊपर उठाने के लिए? अगर मैं बोल रहा हूं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करना है, बहुत धीरे 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 उठाकर ऊपर ले जाना, तो कितना बल लगाना पड़ेगा? सर यहां पर F एक्सटर्नल को जो बल लगाना पड़ेगा वह भी mg लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोला इसका त्वरण नहीं करवाना है, अगर त्वरण 0 है, त्वरण बराबर 0 है, त्वरण 0 है, तो यहां पर F एक्सटर्नल जो होगा वह mg के बराबर होगा। अगर मुझे त्वरण नहीं देना है तो ऊपर लगने वाला बल और नीचे लगने वाले बल क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। तो ऊपर लगने वाले बल और नीचे लगने वाले बल अगर एक समान होंगे तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, अगर F एक्सटर्नल का कार्य लिखूंगा तो F एक्सटर्नल इंटू विस्थापन, तो ये हो जाएगा सर mg इंटू h। तो ये जो कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा में चली गया, है ना। देखो ये इसको हम थोड़ा सा कॉमन सेंस से ऐसा सोच सकते हैं, मेरे पास एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक को मैं ऊपर उठा के ले जा रहा हूं, तो भाई मेरी तो शक्ति जा रही है, मैं तो कार्य कर रहा हूं, कहां गया? अपन का अपना हिसाब चाहिए, है ना। ये एक पेन इसको उठाकर मैंने ऊपर रख दिया, ये ब्लॉक को ऊपर ले गया मैं, तो मैंने जो कार्य किया, अरे भाई बहुत हल्का है सर ये, तो क्या ही करा आपने, ले चल 10 किलो का उठा, 20 किलो का ऊपर उठा लिया ऐसा। तो भैया मैंने जो कार्य किया वो कहां गया? तो सर खो गया। खोया तो नहीं है क्योंकि कोई घर्षण था ही नहीं, और एक ही बल है मेरे विरुद्ध mg, उसी के बराबर मैंने ऊपर की तरफ इस पे बल लगाया और इसे ऊपर ले गया मैं। तो मेरा कार्य कहां गया? वो संचित हो गया। तो मेरा जो कार्य था वो F एक्सटर्नल के बराबर था, या mgh हो गया। ये जो होगा वह स्थितिज ऊर्जा में चले गया। ठीक है, ये डेल्टा यू स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन में चले गया। तो इस तरीके से हम इसे परिभाषित करते हैं कि मैंने जो कार्य किया वह कहां गया? स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन। या संरक्षी बल क्षेत्र में एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसकी वर्तमान स्थिति से, मतलब ऊपर से नीचे लाने में, दूसरी परिभाषा, ये 1 नंबर परिभाषा होती है, दूसरे नंबर की परिभाषा, सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आएंगे एग्जाम में। वर्तमान से निर्देश बिंदु मतलब कि नीचे लाने तक वस्तु को गति करने में, निर्देश बिंदु तक वस्तु को गति कराने में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य के बराबर होती है। कौन बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है। मतलब जैसे ही मैं इसे लिखे उल्टा, अब उल्टा सोच लिया, पहला सोच लिया, अब उल्टा क्या सोचा सर? दूसरा वाला, कि अगर मैंने इस ब्लॉक को नीचे की तरफ फेंक दिया, या नीचे की तरफ छोड़ दिया, तो ये H नीचे आएगा, तो अब ऊपर से नीचे आने में मेरा का, अब तो मैं तो हुई ही नहीं, मैंने तो छोड़ दिया, ये ले इसको छोड़ दिया, है ना, ये पेन था इसको छोड़ दिया, तो नीचे की तरफ आएगा। ये पेन को जैसे ही छोड़ूंगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ अब कौन बल लग रहा है? mg लग रहा है गुरुजी, बस mg लग रहा है। तो यहां पर mg का कार्य क्या होगा? तो कार्य mg का जो होगा वो होगा mgh, और यही बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा के। यही किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, और ये मेरा आंसर होगा।
ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा को दो तरीके से, ये सर ऐसे ऐसे कैसे याद रखेंगे हम? अबे नहीं भाई, ये सब परिभाषा है, ये हमें थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग बना रही है, थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे इसलिए हम पढ़ रहे हैं। बाकी अब इस पे जो न्यूमेरिकल आएंगे या जैसे हम लिखेंगे या जैसे हम सॉल्व करेंगे उसके तो अलग ही बात पढ़ने जा रहे हैं। अभी ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट थे, बस इसलिए मैं आपको समझा रहा था, है ना। इसको भी हम और बेहतर तरीके से भी समझेंगे और जानेंगे। चलो बेटा, तो यहां पर इसको हम और कैसे बेहतर तरीके से समझ रहे, एक दो और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। निर्देश स्थिति पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है ना। निर्देश स्थिति मतलब जहां पे आपने, अब इसका मतलब वही हुआ कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जीरो मानी है, तो जीरो मानी तो जीरो होगी ही सही, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्या चक्कर है सर, ये क्या है? हम इन दोनों पॉइंट को अब गंभीरता से एक एक करके समझते हैं और स्थितिज ऊर्जा के लिए वास्तविक फील जो हमें याद रखना है वो भी समझते हैं। अभी मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं दुनिया गोल है, देखो, है ना। फिर उसके अलावा और भी पॉइंट पढ़ेंगे। अभी हम इसके और फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इसके फॉर्मूले पढ़ना चाह रहे हैं, सूत्र पढ़ना चाह रहे हैं कि कैसे हम इसे लिख सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बात है हमें ध्यान रखनी है। मान के चलो यार कि अगर मेरे पास यहां पर एक डब्बा था, ये डब्बे को मैंने ऊपर की तरफ बल लगाया एफ एक्सटर्नल, नीचे की तरफ बल क्या है? एम जी, है ना। ध्यान समझना। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होने जा रही है। नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर एफ एक्सटर्नल लग रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर कौन कौन कार्य कर रहा है, तो सर आपने अभी हमें बता दिया कार्य होगा एम जी का, जो हो जाएगा माइनस एम जी एच, है ना। ये किसका कार्य है? ये किसका कार्य है? यह सर कार्य है संरक्षी बल का। कैसे बल का कार्य है? संरक्षी बल का कार्य है। अच्छा, पहली बात थी। दूसरी बात क्या बताई थी कि सर स्थितिज ऊर्जा जो होगी, अगर यहां पर शून्य मान रहे हो आप और H ऊपर ले जाना चाहते हो, आप कितना ऊपर ले जाना चाहते हो? H ऊपर ले जाना चाहते हो यहां पर शून्य मानते हुए, तो स्थितिज ऊर्जा क्या लिखते हो सर? स्थितिज ऊर्जा आपने लिखी थी mgh, अभी लिखी थी mgh। क्यों? क्योंकि ये किसके बराबर थी? यह थी कार्य जो बाह्य बल कर रहा था उसके बराबर। अब मैं इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना चाह रहा हूं। क्यों करना चाह रहा हूं? क्योंकि यहीं से ही आगे बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बनी। देखो, एक बार मैं कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना चाहता हूं। कार्य ऊर्जा प्रमेय एफ नेट जो होगा वो चेंज इन गति, सॉरी, गति ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा, है ना। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता कभी कभार। Actually, I was English medium only, है ना। वो तुम्हारे लिए I became हिंदी मीडियम। तो यहाँ पर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो क्या होता है? अगर मान के चल ये बहुत धीरे धीरे ले जा रहे हैं, यहाँ पर वेग में परिवर्तन शून्य हुआ है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पर जो कार्य होगा सर, कार्य जो होगा वह क्या होगा? इसमें कार्य शून्य होना चाहिए। बिल्कुल देख ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर पीछे जाऊं, एक बार पीछे जाऊं मैं, और अगर मैं तुमको बोलूं इन दोनों कार्य को जोड़ो, है ना, कुल कार्य बताओ मुझे, तो वह तो शून्य ही होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे दो लोग कार्य कर रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, और एक ऊपर जितना फल लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कुल कार्य शून्य होगा। तो यहां पर अब मैंने आपको सिखाया था कि दो प्रकार के बल होते हैं, एक संरक्षी होता है और एक असंरक्षी होता है। तो असंरक्षी की अब हम बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केवल संरक्षी बल की बात। और बेटा जो संरक्षी बल कार्य करता है, जो संरक्षी बल कार्य करता है, वही कार्य जो होता है, संरक्षी बल जो कार्य करता है वही कार्य जो होता है बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के नेगेटिव में। क्या बोल दिया ये इंसान ने? देखो, संरक्षी बल का कार्य कितना है? mgh। इसका नेगेटिव कितना होगा? इसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस वर्क ऑफ संरक्षी बल। कार्य संरक्षी बल का क्या होगा ये निकालो एक बार। अरे एक बार निकाल तो सही, बहुत मजे दिलाने वाला हूं अब मैं तुम्हें। सर कार्य जो होगा संरक्षी बल का, ये भी प्रूफ भी करूंगा और भी तरीके से प्रूफ करके बताऊंगा। ध्यान से देखो, समझो और जानो। यहाँ पे संरक्षी बल का कार्य जो होगा उसका नेगेटिव कितना होगा? तो संरक्षी बल का कार्य जो है माइनस mgh, उसका नेगेटिव माइनस माइनस प्लस mgh हो जाएगा। प्लस mgh, और ये क्या है? ये बराबर है स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के।
तो माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितनी परिभाषाएं पढ़ी हमने, देख संरक्षी स्थितिज ऊर्जा के अलग अलग रूप में परिभाषाएं पढ़ी हमने, तो उन सब में सबसे बेहतर रूप यह है कि संरक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य का नेगेटिव टाइम्स जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि अब मुझे इसमें और भी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। जैसे मैं यहां पर देखो इसे क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं माइनस कार्य है, तो कार्य को लिख सकते हैं हम एफ डी एस। कार्य को लिख सकता हूं मैं एफ डी एस। कार्य क्या होता है भैया, कार्य क्या होता है सर, कार्य क्या होता है सर, नहीं पता। अरे मूर्ख बालक, कार्य क्या होता है, कार्य एफ डी एस होता है ना, एफ डी एस। तो यहाँ पर कौन सा कार्य, संरक्षी बल का कार्य है। संरक्षी बल का कार्य जो होगा वो माइनस एफ डी एस के बराबर होगा। या मैं यहां से चाहूं तो स्थितिज ऊर्जा का एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला लिख सकता हूं, या बल और स्थितिज ऊर्जा में संबंध लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं बल बराबर होगा माइनस डी यू बटा डी एस। बल बराबर होगा माइनस डी यू बटा डी एस, या डी यू होगा एफ डी एस, है ना। ऐसे सवाल हमने करे थे, जब मेरे पास जो बल है वो परिवर्तीय बल होगा, तो परिवर्तीय बल के लिए एफ बराबर हो जाता। अगर सवाल वाले ने बोला है बल संरक्षी है तो ही। ये बल और स्थितिज ऊर्जा में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। क्लियर है कहानी बेटा? अच्छा सर, तो अगर यह x दिशा में होगा तो मैं इसे लिख सकता हूं f जो हो जाएगा x दिशा के लिए f बराबर माइनस डी यू बटा डी एक्स हो जाएगा x दिशा के लिए। आई कहानी समझ में? x दिशा के लिए माइनस डी यू बटा डी एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये अभी बिल्कुल फॉर्मूले बता रहा हूं, इसमें कुछ सवाल करवाऊंगा तो आगे जाके बातें और चमकेगी, है ना। इसी प्रकार से बेटा अगर मैं एक्स वाई जेड तीनों दिशा के लिए बात करना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को मेरे प्यारे, कि अगर तेरे पास स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का एक समीकरण आने वाले समय में आने वाला है, बहुत दूर देख मुझे दिखाई दे रहा, वो आ रहा है तेरी तरफ, तो अगर उस समीकरण से तुझे बल प्राप्त करना है, आज हम उल्टी साइंस सीख रहे हैं। अभी तक हमारे पास क्या होता था, अभी हमारे पास सर बल होता था, उससे कार्य निकलता था। अब हमारे पास कार्य या स्थितिज ऊर्जा है, उससे हम बल निकालना सीख रहे हैं, उल्टे साइंस सीख रहे हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी बात क्या है, ये बात याद होना कि जो बल होता है वह सदिश राशि होता है, और जो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, वो एक अदिश राशि होगी। तो अगर एक सदिश है एक अदिश है, तो मैं डिफरेंशिएशन कर मतलब कि यहां पर माइनस डी यू बटा डी एक्स करूंगा, तो मैं कैसे निकालूं सर अदिश क्या सदिश क्या, या ये एक अदिश से सदिश कैसे बना दूं। तो उसके लिए एक और हथियार होता है जिसको हम बोलते हैं माइनस ये उल्टा वाला यू, सॉरी उल्टा वाला डेल्टा, इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। तो संरक्षी बल क्षेत्र तथा स्थितिज ऊर्जा के मध्य संबंध जो होता है वो क्या होता है, वह लिख सकते हैं हम। देखो ये F बराबर, मुझे पता थोड़ा सा कम चमकेगा ये, लेकिन मैं इसे चमकाऊंगा, रुको अभी। इसे लिख सकते हैं डेल्टा यू बटा डेल्टा एक्स, डेल्टा यू बटा डेल्टा एक्स आई कैप, प्लस डेल्टा यू बटा डेल्टा वाई जे कैप, प्लस डेल्टा यू बटा डेल्टा जेड की कैप। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी के लिए बस आप ये इक्वेशन याद रखो, इस पर जब हम सवाल करेंगे तब ये बात और भयंकर तरीके से चमकेगी।
अगर मैं केवल x दिशा की बात कर रहा हूं तो इसको x दिशा के लिए मैं केवल इतना ही लिख सकता हूं, है ना, कि बल केवल एक विमीय दिशा में x दिशा में हूं मैं। 99.99% बस इसी से काम है कि ऊर्जा दे देंगे तुझे, बल पूछ लेंगे तो यहां पर इसकी वैल्यू उठा के रख दे। लेकिन अगर ऊर्जा तुझे x और y में ही दी है, x में भी दी है, y में भी दी है, तो बल भी i कैप j कैप में आना चाहिए। उसको कैसे करेंगे? इससे करेंगे। इससे कैसे करते हैं वो अब हम आने वाले समय में सीखेंगे। क्लियर है? अभी के लिए हम इतना ध्यान रख सकते हैं कि F बराबर माइनस डी बटा डी एक्स होता है x दिशा के लिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन स्थितिज ऊर्जा को लेकर, बढ़िया तरीके से नोट कर लो इसे। चलिए भैया, तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना, और कहानी में हम ये देखते हैं कि सर ये वाले फॉर्मूले तो हमको अब समझ में आ गए, हमको बल और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बातें तो चमकी, लेकिन अब इसमें और आगे क्या, इसको आगे बढ़ाता हूं मैं और इस पे एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं पहले आपको। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, है ना। इसमें एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा और ये वाला जो बड़ा वाला सूत्र हमने पढ़ा, ये वाला जो सूत्र पढ़ा, इसके बेसिस पे हम अगली क्लास में बात करेंगे, है ना। हम ये बात करेंगे ये इसको करते कैसे, मतलब डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई, डेल्टा यू बाय डेल्टा जेड को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और इस पर ही आधारित एक तो छोटे छोटे से सवाल ले लेते हैं। जैसे इसके बारे में हम आगे चल के साम्य अवस्था पे भी बातें करेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा का x के साथ परिवर्तन कैसा हो रहा है, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है, वो सब हमें चर्चित करना है। तो स्थितिज ऊर्जा का x के साथ परिवर्तन, तो जैसे एक छोटा सा प्रश्न लेंगे, बस मान के चलो हमें बोला गया है u बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, ये ऐसे हमको कोई समीकरण दे दिया। ठीक है, बस समीकरण दिया। अब हमको बोला कि इस वस्तु पर, ये देखो x में है, u x में ही परिवर्तित हो रहा है, तो हमें बोला है कि इस वस्तु में जो बल है वह कितना लग रहा है। तो बल कैसे लिख पाएंगे बेटा? देखो बल क्या होगा, हमें सवाल में पूछ सकता है f का मान क्या होगा x बराबर 2 मीटर पर, ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो ये जो हमने पढ़ा उसी का उपयोग करना सीख रहे हैं हम। तो सर x में दिया, y में दिया, तो y में देखते हैं x में, तो x में z का तो z में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक लाइन का सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं सर f बराबर होगा माइनस डी यू बटा डी एक्स। अब ये क्या है, देखो भैया, ये होगा माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों को कि इसमें कभी भी कोई भी समस्या नहीं होती है। डिफरेंशिएशन वगैरह करना एकदम आसान सी बात, हमारे बाएं हाथ का खेल बन चुका है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस बाहर आ चुका है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। या मैं यहां पर लिख सकता हूं, हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2, है ना। ये माइनस साइन पूरे ब्रैकेट के बाहर है। या हम चाहे तो इसी को और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं f बराबर, ये जो माइनस है ये अंदर आ जाएगा तो माइनस 2x प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब कहीं पर भी बल बोले तुझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एकदम आसान सी बात, जैसे हम पहले करते आ रहे थे वैसे ही, बस नया नाम आ गया स्थितिज ऊर्जा नामक चीज। ठीक है, इसका अभी और फील लेंगे आने वाली क्लासेस में, 1-2 क्लासेस तक पूरा फील ही फील चलता रहेगा, इसका चिंता मत करो ना। बहुत गंभीरता से ये बात हमें हमारे मनो दिमाग में बैठ जाएगी। चलो भैया, तो अब हमें कब बताना, x बराबर 2 मीटर पर। तो कैसे करेंगे सर, x बराबर 2 मीटर पर क्या हो रहा है, x बराबर 2 मीटर पर क्या हो रहा है, देखो भैया ये हो जाएगा x बराबर 2 मीटर पर, सर ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या माइनस 4 प्लस 2, यह हो जाएगा माइनस 2 न्यूटन। मतलब बल जो है वह माइनस पीछे की दिशा में लग रहा है। x बराबर 2 मीटर, x बराबर 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, सब जगह पूछ सकता था। ऐसा भी पूछ सकता था कि वो स्थिति बताइए जहां पर बल शून्य है ना। x का मान ये भी पूछ सकता था सवाल में, x का मान जहां f शून्य है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब सर, f तो आ ही गया हमारे पास, कौन सी रॉकेट साइंस वाली बात है ना। हमारे पास, इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं, f बराबर आ चुका है सर माइनस 2x प्लस 2। इसे शून्य करना, f बराबर 0 पर x का मान क्या होगा ये निकालना है हमें। तो क्या करेंगे सर, माइनस 2x प्लस 2 बराबर कर दो 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, ये माइनस 2 उधर चले जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2x बराबर प्लस 2 को उधर भेज दो तो माइनस 2 हो गया। ये हो गया x बराबर माइनस 2 बाय माइनस 2, यह हो गया 1 मीटर।
मतलब x बराबर 1 मीटर पर इस पर कोई बल नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या है? x बराबर 1 मीटर पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है। इसे लिखेंगे हम x बराबर 1 मीटर पर एफ नेट जो होगा वह शून्य होगा या एफ परिमाणीय शून्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसी को हम कहते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था मतलब कि एफ नेट शून्य हो जाए। इसको हम या पहले भी हमने पढ़ा इसको इक्विलिब्रियम के रूप में कि सर ये विराम अवस्था में रहे। तो विराम अवस्था को ही हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल विराम अवस्था में मतलब एफ नेट शून्य है ना। तो अब देख, जरूरी नहीं है कोई वस्तु पर परिमाणी बल ना लग रहा, बल भी लग सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या हो सकता है? साम्य अवस्था में या विराम अवस्था में हो सकता है। 2-3 बल लग रहे, सबका परिमाणी शून्य आ जाए, तो इसी को हम साम्य अवस्था कहते हैं। और इसी पर ही हम अगली क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं ना कि साम्य अवस्था क्या होती है, साम्य अवस्था के प्रकार क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। तो साम्य अवस्था के लिए आज ही हमने एक बात पकड़ ली कि सर बल शून्य करना है। तो इससे पहले हम कैसे करते थे? पहले तक ऐसा करते थे, सर ये बॉडी है, इस पे ऊपर बल लग रहा है, नीचे बल लग रहा है, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, या F1 बराबर F2 या F1 माइनस F2 जो हो जाए वो शून्य हो जाए, F1 बराबर F2 हो जाए, F नेट 0 हो जाए, ऐसे कुछ कुछ बातें करते थे हम। अब उसको स्थितिज ऊर्जा के रूप में कैसे समझेंगे, स्थितिज ऊर्जा के समीकरण से कैसे समझेंगे, यह सब कुछ हमें देखना है और करना है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। क्विज के रूप में 2 से 3 छोटे छोटे से हम सवाल ले रहे हैं, काफी आसान से काफी छोटे छोटे से सवाल, क्योंकि आज हमने बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन ही कवर किया है। अगली क्लास से फिर से न्यूमेरिकल पे हम लौट आएंगे। चले भैया, तो जल्दी से क्विज के रूप में इन सवालों का जवाब बताओ। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, जल्दी से इसका जवाब बताइए। असत्य कथन बताना है आपको संरक्षी बलों द्वारा किए गए कार्य के लिए। सॉरी बेटा, सत्य कथन बताना है ना, सत्य कथन बताना है। बिरयानी बनाई, सपोज करो, तो मतलब जैसे इलायची डाली, काली वाली, हरी वाली, कोई चीज डाली, जो भी चीज, यार एक पत्ते को छोड़ के अगर मैं इलायची, काली मिर्च, लौंग भी कुछ भी डालता हूँ तो निकाल के रखता नहीं हूँ एक साइड, खा सब लेता हूँ। चलिए टाइम अप। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सर कि संरक्षी बल क्षेत्र में एक पथ है PQR, फिर बोला है P से Q और Q से R तक ले जाने के लिए हमें ऊर्जा दी है। तो P से R की ऊर्जा हमें बतानी होगी। ध्यान रखना, यह दिशा पे निर्भर नहीं करता, ऊर्जा है ना, और ये पथ पर भी निर्भर नहीं करता। और एक कंप्लीट साइकिल में शून्य होना चाहिए। चलिए बेटा, टाइम अप। अगला सवाल, 3 सवाल, हाँ आज बिल्कुल 3 सवाल होंगे। निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कब होती है? AIPMT 2011 का सवाल। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा पूछी गई थी भैया। चलिए, बहुत ही खूबसूरत सी बात, आईसीस के साथ आपका समय समाप्त होता है। इन तीनों सवालों के फटाफट जवाब हम जान लेते हैं। पहले सवाल में बोला गया संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य क्या होगा? यह पथ पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल सही बात, यह पथ पर निर्भर नहीं करता। यह अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा फलन के अंतर के बराबर होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है सर। ओहो, फिर बोला गया है अगला पॉइंट क्या, कि यह पूर्ण रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर गए तो नेगेटिव, नीचे आए तो पॉजिटिव, पुनः प्राप्त कर लिया आपने। तो ऊपर सभी वाक्य सही होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संरक्षी बल क्षेत्र, हमें नहीं पता कौन सा है, बस बोला संरक्षी बल क्षेत्र ना। देखो अब यही है जो थ्योरेटिकली पढ़ा, उसका एनालिसिस करके आप कैसे क्वेश्चन कर पाते हो।
पी क्यू आर एक पथ है, तो बोला एक वस्तु पी से क्यू तक गई, तो पी से क्यू में कार्य हुआ 5 जूल का। फिर उसके बाद में क्यू से आर ले जाने में कार्य कितना हुआ, क्यू से आर देखो ध्यान से ना, पहले पी से क्यू बोला है, फिर क्यू से आर उल्टा बोला है, ये हो जाएगा 2 जूल। अच्छा सर, पी से क्यू में दिया हुआ है। अब आपको पी से एक मिनट, पहले पी से क्यू दिया हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर एक पी से क्यू कर लो। हाँ सर, पहले वाला पी से क्यू दिया है, बिल्कुल सही बात, पी से क्यू दिया है। पी से क्यू में क्या हुआ, पी से क्यू में हुआ है भैया 5 जूल। फिर हुआ है क्यू से आर में 2 जूल। अब आपसे पूछा है पी से आर में कितना कार्य होगा, तो देखो हमें पता है सर कि अगर आप पूरा एक बार गोल घूमे, ध्यान समझना, आप अगर पूरा एक बार गोल घूमे तो पी से क्यू मतलब कार्य पी क्यू लिख सकता हूं मैं उसे, कार्य पी क्यू प्लस कार्य, मैं हिंट भी दी थी आपको, पूरा गोल घूमने में जो कार्य होगा वह 0 होगा। कार्य क्यू आर प्लस कार्य आर पी है ना, देख आर से पी जाओगे तब गोल घूमोगे एक बार, लेकिन आपको पी से आर का कार्य पूछा, ध्यान से समझ रहे हैं ना। चलो भैया, इससे हमें 0 करना है, तो सर ये हो जाएगा 5 प्लस 2 जो हो गया है, हो गया कार्य आर पी, ये हो गया 0। मतलब मैं लिख सकता हूं 7 जूल जो होगा वह बराबर होगा कार्य आर पी के, ये बराबर होगा 0 के। या आर पी में, आर से पी में किया गया कार्य है -7 जूल। तो देखो ये वाली बात होगी कि आर से पी जाने में मुझे -7 जूल करना पड़ रहा है, तो पी से आर आने में +7 जूल करना पड़ेगा। जाने का कार्य और आने का कार्य, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच में ही बात करो तो जाने का कार्य और आने का कार्य एक दूसरे के नेगेटिव होना चाहिए, मतलब सही आंसर जो हो जाएगा 7 जूल। बहुत जबरदस्त सवाल, लॉजिकल सवाल। इसी प्रकार से अगले की तरफ जाते हैं। हम लिख रहे किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है यदि कब वृद्धि हो जाती है, निकाय पर किसी असंरक्षी बल द्वारा कार्य किया जाए। निकाय पर असंरक्षी के लिए स्थितिज ऊर्जा है ही नहीं, असंरक्षी के लिए स्थितिज ऊर्जा है ही नहीं, तो असंरक्षी वालों तो गोली मार दो। चलो, निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य, निकाय पर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, क्या सही हो आंसर होगा, निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य। जहां पर संरक्षी बल लग रहा है, जैसे mg नीचे लग रहा था, मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो यह स्थितिज ऊर्जा बढ़ाएगा, ऊपर ले जा। अरे ऐसा सोच, एकदम आसान ऐसा सोचा करो, एक बॉल में ऊपर ले जाओ, बॉल को ऊपर ले जा रहे हैं, तो बॉल को ऊपर ले जा रहे, तो mg नीचे लग रहा है, बॉल ऊपर जा रही है, तो क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य कर रहा हूं, तब ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, तीनों थ्योरेटिकल से प्रीवियस ईयर सवाल जो थे वो भी हमने इस टॉपिक के कर लिए। चले भैया, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। संरक्षी बल, असंरक्षी बल और केंद्रीय बल पर हमने बातें करी। केंद्रीय बल जो है, सभी केंद्रीय बल क्या है, संरक्षी बल ही, हमने ये भी समझा। संरक्षी और असंरक्षी में जो बेसिकली मोटी मोटी बातें हमने देखी समझी, क्या कि सर संरक्षी और असंरक्षी क्या है, जिसमें अगर आप एक बार गोल घूम लिए तो कार्य अगर 0 होगा तो संरक्षी होगा, गोल घूमने पर कार्य 0 नहीं होगा तो असंरक्षी होगा। जिसमें पथ पर निर्भर करेगा कार्य, वो क्या होगा, असंरक्षी। पथ पर निर्भर नहीं करेगा तो हो जाएगा संरक्षी। ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने काफी सारे देखे, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना। जैसे संरक्षी बल के लिए एग्जाम्पल क्या क्या देखे थे मैंने, बताओ। संरक्षी के लिए देखा था गुरुत्वाकर्षण का, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग का प्रत्यानयन का कार्य देखा था। तो ये सब क्या है भैया, है ना। ये से इसके अलावा स्थिर विद्युत क्षेत्र का भी कार्य देखा था, है ना। तो वह सब कैसे, ये सब संरक्षी हो जाएंगे। और जहां नुकसान हो रहा है घर्षण का, श्यान बल, वो सब कैसे हो जाएंगे, असंरक्षी हो जाएंगे। ठीक है, और केंद्रीय क्या होते हैं, केंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल, जहां पर F व्यक्त क्रमानुपाती हो जाए r² के, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, ये सब कैसे केंद्रीय, और जो केंद्रीय है वो कैसे, वो सभी कैसे होंगे, संरक्षी होंगे। क्लियर है, ऐसा बोल सकते हैं कि सारे संरक्षी केंद्रीय है, हाँ सारे केंद्रीय संरक्षी है, और सारे संरक्षी केंद्रीय नहीं है। क्यों, क्योंकि संरक्षी बल में स्प्रिंग बल भी आता है, लेकिन स्प्रिंग बल केंद्रीय नहीं है। तो सभी संरक्षी, है ना, ये लिख सकते हो आप, सभी संरक्षी
बल केंद्रीय नहीं है, सभी संरक्षी बल केंद्रीय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्योंकि इसमें एग्जाम्पल के लिए स्प्रिंग बल जो है वो केंद्रीय बल नहीं है ना। तो यहां पर ये छोटी छोटी सी बातें हम समझ सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन जितने केंद्रीय होंगे वो सभी संरक्षी होते ही होते हैं। चलिए भैया, है ना, अब आगे बढ़ते हैं और इसमें और बातें करते हैं स्थितिज ऊर्जा को लेकर। स्थितिज ऊर्जा को लेकर हमने क्या समझा था कि सर संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। इसमें स्थितिज ऊर्जा को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला पड़ा, F बराबर माइनस डेल्टा यू बटा डेल्टा एक्स होता है, या हम डी यू बटा डी एक्स लिख सकते हैं, या यहां पर लिख सकते हैं डी यू होगा इंटीग्रेशन माइनस एफ डॉट डी एक्स की। एक्स के लिए बात करें तो एक्स लिख देंगे, या तो फिर हम इसे dr भी लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड तीनों के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बड़ा वाला बताया, ठीक है। तो बड़ा वाला फॉर्मूला क्या था, यहां पे लिख देते हैं एक बार। वो क्या था सर, F बराबर था माइनस डेल्टा यू बटा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा यू बटा डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा यू बटा डेल्टा जेड की कैप, ठीक है। चलिए भैया, इस फॉर्मूले पे कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाकी इस पे हमने क्वेश्चंस कर लिए। चलिए, तो हम आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हर बार की तरह होमवर्क आपको ऐप में ही मिल जाएगा बेटा। कल की क्लास में मिलेंगे, इसमें हम साम्यावस्था और स्थितिज ऊर्जा पर, स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों पर और चर्चाएं करेंगे। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त